नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोनी आप सबके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अभी हम लोग फ़िलहाल तो सभी घर पर हैं, हमारे पास बहुत सारा वक्त मिल रहा है। इस दौरान हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो हमें करने की यथार्थ ज़रूरत भी है, क्योंकि ख़ासकर मैं आज सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जिनका हिंदी ऑनर्स है। हम सभी जानते हैं कि जब कॉलेजेस खुलेंगे तो यथासंभव निश्चित निर्धारित समय पर परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इस दौरान अगर हम अभी घर पर रहते हुए अगर अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ लें, समाप्त कर लें और काफ़ी अच्छी तरह से समझ लें, तो हमें होने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। चूँकि अभी सारे कॉलेजेस बंद हैं, इंस्टीट्यूशन बंद है, शैक्षणिक संस्थानें बंद हैं, तो हमें खुद से पढ़ाई करने के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। चूँकि ऐसी कवायद हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, तो सभी चीज़ें निरंतर चल ही रही हैं। फिर भी एक बात तो है कि एक सामने रहकर पढ़ना और अगर अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ने में काफ़ी अंतर होता है। तो मैं सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए ख़ासकर यह बात लाई हूँ कि हमें इस सेमेस्टर में 4 विषय पढ़ने हैं, या आप बोलें कि 4 पेपर पढ़ने हैं। पहला जनसंचार, दूसरा पत्रकारिता, तीसरा सूरदास और चौथा राष्ट्रभाषा हिंदी। डीएससी 3 में हमें 2 विषय पढ़ने थे, सूरदास और तुलसीदास, जिसमें हमने सूरदास को चुना, और डीएससी 4 में राष्ट्रभाषा हिंदी और कामकाजी हिंदी, जिसमें हमने राष्ट्रभाषा को चुना। तो यह 4 विषय अगर मुख्य रूप से हम अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमें अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में काफ़ी सुविधा और हम अच्छी तरह उसको कर पाएंगे। आज मैं राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूँ, या ये बातें उस संदर्भ में है कि हमारे ये बातें हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में है, हमारी परीक्षाओं में इसकी आवश्यकता होगी। अगर मैं एक साहित्य के विद्यार्थी के परिचय से कहूँ तो कि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, और अगर हमें हिंदी राष्ट्रभाषा को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम जानने के इच्छुक हैं, और उसी विषय को हमारे पाठ्यक्रम में रखा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। हमें उसे पूर्णतः मन से और लगन से उसको पढ़ना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी जो हमारा चौथा और अंतिम विषय है, पेपर है, उसके संबंध में चर्चा करना चाहूँगी, ताकि इस तरह से यह चीज़ें हो जाए कि हमारी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे, और जो भी सेमेस्टर 6 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाभ इसका हो। राष्ट्रभाषा हिंदी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मातृभाषा कहें, संपर्क भाषा कहें, राष्ट्रभाषा कहें, राजभाषा कहें, यह सभी का उत्तर हिंदी ही है। हमारे भारत देश की राजभाषा हिंदी है। यह मैं बहुत ही दुर्भाग्य के साथ और बहुत ही दुख के साथ यह बात प्रकट करना चाहती हूँ कि अब तक हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब तक हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा पद के लिए ललायित है, परंतु अगर इसके प्रैक्टिकल परिणाम को देखें तो यह बहुत ही सक्रिय है। आज पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में हिंदी तीसरी सबसे बोली, समझी और लिखी जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है, जो कि बहुत ही गर्व वाली बात है। तो इस रूप से अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो संविधान में इसके लिए जो भी मान्यताएं हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 341 से लेकर 352 तक के अनुच्छेदों में हिंदी की जो भी परिभाषाएं हैं या हिंदी को लेकर जो भी बातें कही गई हैं कि हिंदी को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है या फिर आगे चलकर इसकी स्थिति क्या होगी, उन सब का चर्चा है। तो हिंदी जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी की ओर अग्रसर था, तो हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि फ़िलहाल हम हिंदी को
राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते। यह राजभाषा के तौर पर चलेगा। अगले 15 वर्षों में हम उसकी स्थिति को इतनी अच्छी कर लेंगे, इतनी सुधार लेंगे कि उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्यवश मैं ये कहूँ कि आज तक ये संभव, कुछ राजनीतिक विडंबना के कारण आज तक ये संभव नहीं हो पाया, जो कि बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुख देने वाली बात है। तो यूँ तो फ़िलहाल अब तक भारत को अपनी राष्ट्रभाषा की पहचान हिंदी के तौर पर नहीं मिली है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि चूँकि भारत जब आज़ादी की ओर अग्रसर था, जब अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों जिस तरह से भारत में राज किया और शासन किया, तो उस दौरान उनकी जो भाषा अंग्रेज़ी थी, उनकी जो मुख्य भाषा अंग्रेज़ी थी, वह सारे राज्यकाल में और भारत के सारे सरकारी कार्यों में उसका प्रचलन बहुत ज़ोरों शोरों से था। तो चूँकि भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, उनकी भाषा यहाँ निरंतर चलती रही। तो इस प्रकार अचानक से अंग्रेज़ी को हटाकर हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे भी देते तो यह संभव नहीं था। हमारे फिर राजकाज के जो कार्य हैं वही ठप पड़ जाते, वही रुक जाते। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ी और हिंदी साथ साथ पैरेलल रूप से राजभाषा यानी सरकारी कामकाजों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए यह निरंतर चलती रहेगी, और बाद में हम हिंदी की स्थिति और इतनी अच्छी कर लेंगे, इतनी उसको सुधार लेंगे कि वह अंग्रेज़ी का स्थान लेने के लिए विवश होगा, मजबूर होगा, और उसे लेना भी चाहिए। ये विवश मजबूर नहीं कह सकते, लेकिन उसको लेना पड़ेगा, अंग्रेज़ी का स्थान लेना पड़ेगा। परंतु यह स्थिति आज तक नहीं आई। आज भी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाएं राजकाज में चल रही हैं साथ साथ। हम लोग देखते हैं कि कोई भी सरकारी कार्यालय हो, कामकाज हो, कोई भी संगठन संस्थान हो, या कोई भी नोटिस हम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो अधिकतर चीज़ें हमें अंग्रेज़ी में देखने को मिलती हैं। हिंदी में भी रहती हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, परंतु बहुत सारी चीज़ें हमें अंग्रेज़ी में लिखी हुई मिलती हैं। तो ये चीज़ें बस इसी कारण हुई कि वह निरंतर अंग्रेज़ी चलती गई, उसके जगह हिंदी ने अपना स्थान नहीं लिया, और वह जो अंग्रेज़ी भाषा है उसका ख़ात्मा कभी नहीं हो पाया। और अगर मैं यह कहूँ कि इन फ्यूचर इसका बहुत काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, यह पूरी तरह तो ख़त्म नहीं ही होगा, अब हो भी नहीं सकता, परंतु हम इतनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी मातृभाषा हिंदी को उसके पथ की ओर अग्रसर करते हुए उसको अपना सम्मान दिलाने के लिए, उसको उसका स्थान दिलाने के लिए हम साहित्य के छात्र छात्राएं और लोग उसके प्रति निरंतर कर्तव्यबद्ध रह सकते हैं। अगर सिर्फ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं हम उसको कह सकते हैं, ना कि वह आज के कार्यकाल में या सरकारी कार्यों कामकाजों के लिए चल रही है, ना कि वह अब की सिर्फ राजभाषा है। हम संपर्क भाषा कहें, मातृभाषा कहें, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, यह सभी चीज़ों का उत्तर हिंदी ही है। मातृभाषा यानी कि जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है और हम प्रथम मुख से अपनी प्रथम जो बात कहते हैं, प्रथम शब्द कहते हैं अपने घर वालों से या अपने सराउंडिंग से जो चीज़ें सुनते हैं, वो हमारी मातृभाषा में होती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मेरी मातृभाषा मगही है, लेकिन मगही जो बोली या उपबोली हम उसको कहें, तो वह हिंदी से ही निकली हुई बोलियाँ हैं। तो यह कहीं ना कहीं सारी उपबोलियाँ या बोलियाँ वो हिंदी में जाकर ही समाहित होती हैं। तो इस तरह हमारी मातृभाषा भी हिंदी हुई। हम संपर्क भाषा की अगर बात करें, तो संपर्क यानी एक दूसरे से जोड़ने का जो माध्यम होता है। अगर हम एक उदाहरण देती हूँ, केरल में कोई व्यक्ति रहता है, वह मलयालम बोलता है। पश्चिम बंगाल में कोई व्यक्ति रहता है, वो बंगला बोलता है। दोनों एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते, परंतु अगर उन दोनों को एक दूसरे से बात करनी है तो वह हिंदी को ही अपने संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से अपनी वार्तालाप को संपन्न करते हैं। तो इस तरह हमारी हिंदी भाषा का बहुत ही महत्व है हमारे भारत देश में। हमारी मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है।
खैर अब तक मैं बात को यही रखती हूँ, और आगे मैं इसकी संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, या हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह राजभाषा, किस तरह राष्ट्रभाषा आयोग या राजभाषा अधिनियम का गठन किया गया, और किस प्रकार हिंदी को बढ़ाने के लिए, इसको अपना स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। तो ये सब, इन सब बातों को मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।